तो शुरू करते हैं। कहां तक हो गया था? खाद तक हो गया था क्या? चलो जल्दी आओ। खाद तक जो है हो गया था, है ना। अब खाद से आगे चलेंगे। उर्वरक भी हो गया था। उर्वरक से अब आगे चलते हैं। इसमें जो है उर्वरक कहाँ चला है? ये उर्वरक यहाँ तक हो गया था। ये पूरा हो गया था ना, ये पूरा खत्म था। अब आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे आगे क्या है? फसल चक्र। फसल चक्र क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हम खाद के बारे में समझ लिए थे। खाद जो होता है वो प्राकृतिक से प्राप्त होता है ना। जैसे पत्ती हो गया, पत्ता हो गया। पत्ता जो होता है खेत अथी में नहीं होता है, पेड़ में पत्ता, है ना। गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, है ना। तो ये सब चीज का जो होता है अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसके अपघटन से। अपघटन मतलब सड़ना। अपघटन का मतलब क्या होता है? सड़ना। सड़ने गलने से जो बनता है उसको हम खाद कहते हैं। और उर्वरक जो होता है वो जो है फर्टिलाइजर में बनाया जाता है केमिकल की सहायता से। समझ में आया? और ज्यादा उर्वरक जो होता है वो भी पौधा के लिए क्या होता है? खराबी करता है, हानिकारक करता है ना। लेकिन खाद उतना हानिकारक नहीं करता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें है फसल चक्र। फसल चक्र को बहुत ही आसान तरीका से हम समझते हैं, बहुत आसान उदाहरण से हम समझेंगे। मान लीजिए किसान हर बार एक ही फसल लगाए, मतलब किसान जो है अपना खेत में एक ही फसल लगाएगा, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत होगा? देखो, जैसे मान लो खाली गेहूं 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 में लगाता है, खाली गेहूं में किसान लगाता है, क्या होगा? तो मिट्टी के कुछ पोषक पदार्थ लगातार निकलते रहेंगे और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। मिट्टी में मुख्य रूप से क्या चीज चाहिए? एनपीके। क्या बताए थे? एनपीके। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और के से पोटासियम। के से क्या होता है? पोटासियम। तीन गो चीज चाहिए। अगर जब किसान एक ही तरह की फसल उपजाएगा तो क्या होता है? उसका जो पोषक तत्व है ना, यही एनपीके जो है ना, धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा। मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपया है, ठीक है। 1000 रुपया में से तुम रोज 100 रुपया खर्चा करो, है ना। और तुमको आने का, चल जल्दी आओ। इतना लेट कैसे हो जाता है? बैठो बैठो, जल्दी बैठो। अब सुनो, जैसे तुम्हारे पास 1000 रुपया है ना। अब 1000 रुपया में क्या होता है कि तुम 100 रुपया रोज खर्चा करो। एक समय क्या आएगा कि तुम्हारा रुपया सारा क्या हो जाएगा? खत्म। और आने का कोई साधन नहीं है। खत्म होगा कि नहीं होगा? है? तो उसी तरह जो होता है मिट्टी में भी पोषक तत्व होता है एनपीके। और एक ही फसल लगाने से क्या होता है कि वो जो पोषक तत्व है वो धीरे धीरे क्या होता है? खत्म होते जाता है ना। इसीलिए फसल चक्र जरूरी है। फसल चक्र का मतलब ये होता है कि अलग अलग फसल उपजाना। समझ में आया? अलग अलग फसल लगाना। जैसे हम गेहूं लगा दिए, गेहूं के बाद हम दाल लगा देंगे। दाल क्यों लगाते हैं? दाल का जो पौधा होता है ना, दाल का पौधा लगा देने के बाद जो होता है एनपीके का जो कमी है, खास करके नाइट्रोजन का जो कमी है, खुद ब खुद पूरा हो जाता है। अब कैसे होता है वो आगे हम बताएंगे आप लोगों को। इसलिए अलग अलग प्रकार की फसलों को क्रम से लगाना उपयोगी है ना। और इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? फसल चक्र, है ना। एक ही तरह का पौधा जब लगा रहे हैं तो मिट्टी से जो होता है पोषक तत्व जो होता है खत्म हो जाता है ना। पोषक तत्व खत्म होने के कारण जो है अलग अलग पौधा जो है, अलग अलग फसल जो है हम लोग को खेत में लगाना आवश्यक है। इसे कहते हैं फसल चक्र। क्यों उपयोगी है यहाँ पर समझो। उपयोगी इसलिए है फसल चक्र। ए लड़का, उसको इधर देखो, यहाँ ध्यान दो। फसल चक्र क्यों जरूरी है, क्यों उपयोगी है? यहाँ पे देखो, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। फसल चक्र से क्या होता है? मिट्टी की जो उर्वरता है, उर्वरता का मतलब जो होता है उपजाऊ शक्ति जो होता है वो क्या होता है? बना हुआ रहता है। एनपीके बताए ना, एनपीके के बारे में। एनपीके पोषक पदार्थों की कमी पूरी होती है। जो पोषक पदार्थ, जरूरी पोषक पदार्थ है ना, मुख्य रूप से जो जरूरी पोषक पदार्थ है एनपीके, उसका कमी जो होता है वो पूरा होता है। उत्पादन बेहतर होता है और किसान को जो होता है आय बढ़ता है। उत्पादन बढ़िया होगा तो किसान का पैसा आएगा, है ना। जैसे देखो दलहनी पौधा, दलहनी पौधा है ना। दलहनी पौधा के बाद अगर हम गेहूं को लगाएंगे तो गेहूं का अच्छा फसल होगा। क्यों? क्योंकि दलहनी पौधा जब हम लगा देते हैं तो नाइट्रोजन की जो कमी है ना वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। और कैसे पूरा होता है वो आगे हम समझाएंगे, ठीक है ना। नाइट्रोजन कैसे आता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। यहाँ देखो एक नया नाम है, क्या नाम है? राइजोबियम, है ना। राइजोबियम जो है एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। समझ में आ रहा है? एक जीवाणु है जो आंख से हमको दिखता नहीं है। दाल के पौधा के जो जड़ होता है ना, जड़,
जड़ में होता है छोटा छोटा गांठ बना होता है। क्या बना होता है? गांठ बना होता है। ठीक है, वो गांठ में जो होता है, वो गांठ में जो होता है वो राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम नाम के जीवाणु जो होता है वही गांठ में रहता है। समझ में आया? जल्दी आओ, बोले 7:30 माने, जल्दी। उल्लू जैसा आंख ऐसे करता है। और कोई एक ही बार में? ए बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। चलो यहाँ देखो, गप कोई मत करेगा। देखो यहाँ क्या होता है कि राइजो दलहनी पौधा जो होता है, जितना भी दलहनी पौधा होता है, दलहनी पौधा का मतलब क्या हुआ? जैसे मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, इस सब जो पौधा होता है ना, उसके जड़ में क्या होता है? गांठ बना होता है, छोटा क्या होता है? गांठ बना होता है। वही गांठ में जो होता है ना, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे वायुमंडल में जो हवा है ना, है हवा जिसे हम सांस लेते हैं, उसमें जो है ना, ये हवा जो है वह एक मिश्रण है। हवा शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होता है, हवा में बहुत तरह गैस पाया जाता है। समझ में आया? बहुत तरह का उसमें गैस होता है, अब बहुत सारा गैस के जो मिश्रण होता है उसी को हवा हम कहते हैं। उसमें क्या क्या पाया जाता है तो ये समझो, 21% जो होता है ऑक्सीजन पाया जाता है, जो हम लोगों के लिए उपयोगी है। समझ में आया? सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। ये तुम्हारा हो गया 99%, यही हो गया। 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। समझ में आया? इसके अलावे भी बहुत सारा गैस होता है वायुमंडल में पाया जाता है। अब बात समझो, ये 78% क्या है? नाइट्रोजन। पौधा को क्या चाहिए? नाइट्रोजन, एनपीके चाहिए ना, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस चाहिए। अब क्या होता है कि अब चाहेगा तो पौधा ले सकता है हवा से भी नाइट्रोजन, लेकिन डायरेक्ट हवा वाला नाइट्रोजन जो है ना, पौधा समझे में नहीं आता है। समझ में आया? हवा पौधा उसको बुझेबे नहीं करता है कि नाइट्रोजन है। तो राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम उसके जड़ में रहता है। ठीक है, वो क्या करता है? हवा में जो ऑक्सीजन अथी नाइट्रोजन है ना, उसको जो है पौधा का यूज करने लायक बना देता है। समझ में आया? हवा में जो नाइट्रोजन है उसको ऐसा बदल देता है वो, ताकि पौधा उसको क्या कर सके? यूज कर सके। जब पौधा यूज करेगा तो पौधा पोषक तत्व पूरा होगा कि नहीं होगा? मिट्टी में पोषक तत्व की प्रचुरता आएगा कि नहीं? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ? अब राइजोबियम का क्या फायदा होता है? तो राइजोबियम का फायदा ये होता है कि पौधा जो अपना खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण से, पढ़ेगा आगे प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधा खाना बनाता है, 6-7 में भी पढ़ा होगा, है ना? तो प्रकाश संश्लेषण से पौधा जो खाना बनाता है, वो खाना जो होता है ना, वो राइजोबियम को देता है खाने के लिए। समझ में आया? और रहने के लिए भी जगह देता है पौधा। किसको? पौधे के अंदर रह रहा है राइजोबियम, तो पौधा भी इसके लिए हेल्प कर रहा है। समझ में आया? और राइजोबियम जो है पौधा के लिए हेल्प कर ही रहा है। हा? तो इन दोनों के बीच जो संबंध है ना, उस संबंध को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का मतलब हुआ कि एक दूसरे के मदद के साथ में जी रहे हैं। सहजीवी संबंध, ये दिखाई वो नहीं करेगा। सहजीवी संबंध, समझ में आया? सहजीवी संबंध का मतलब हुआ एक दूसरे का हेल्प करते हुए लोग जी रहा है। समझ में आ गया ना बात? यहाँ पर लिखा हुआ दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। जो दलहनी पौधा होता है उसी में पाया जाता है। ठीक है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में सहायक होता है। स्थिरीकरण का मतलब होता है रोकने में। वायुमंडल के जो नाइट्रोजन होता है उसको रोकने में मदद करता है। रोकेगा तो मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से पौधा क्या करेगा? नाइट्रोजन को ले लेगा और पौधा के लिए उपयोगी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? या सिंपल भाषा में अगर हम बोलना चाहेंगे, सिंपल भाषा में बोलेंगे कि वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसको पौधा के उपयोग के लायक बना देता है राइजोबियम। समझ में आ गया बात? है? तो इसीलिए दलहनी पौधा लगाता है। बताओ, दलहनी पौधा हम लगा दिए, पहले तो क्या हुआ था? बार बार गेहूं लगा रहे थे तो मिट्टी का नाइट्रोजन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। अब क्या किया गया है कि दलहनी पौधा लगा दिया गया। दलहनी पौधा लगाने से जो है राइजोबियम नाइट्रोजन के पर बढ़ा दिया है। अब जो है दलहनी पौधा जब कटेगा तो मिट्टी में तो नाइट्रोजन पहले अब रहबे करेगा, है? तब जब गेहूं का फसल होगा तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा?
है? तो इसीलिए होता है एक दो गो फसल उपजाने के बाद जो होता है ये दलहनी पौधा लगाया जाता है। समझ में आ गया बात? आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप लोगों का है। उसके बाद अगला चरण क्या है? अब पौधे को पानी चाहिए। हम क्या कर दिए हैं? खेत को तैयार कर लिए, बीज का चुनाव कर दिए, बीज बो भी दिए, खाद भी दे दिए, है कि नहीं है? खाद भी दे दिए ना। पोषक तत्व जो पौधा जरूरत है खाद से उर्वरक से पूरा होता है वो सब हम कर दिए। अब चाहिए पानी। जब पौधा प्यास लगेगा पानी भी देगा ना। जब पानी नहीं पिएगा पौधा बढ़ेगा कैसे, है कि नहीं? अब चाहिए पौधा को पानी। तो पहले बीज बो दिया, खाद दे दिया, अब अगर पानी नहीं दिया तो पौधा क्या हो जाएगा? सूख हो जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? इसीलिए फसल को जो होता है, जो फसल है, ये फसल को जो है समय समय पर पानी देना क्या है? जरूरी है। और यही पानी देने को जो है ना साइंस में हम कहते हैं सिंचाई। क्या कहते हैं? सिंचाई। समझ में आ रहा है बात? इसी को हम सिंचाई कहते हैं, है ना? तो सिंचाई कैसे कैसे होता है? कुआं के द्वारा हो सकता है। कुआं में जो है बाल्टी भर भर कर खेत में पानी पटा सकते हैं। उसके बाद सिंचाई जो है नहर के द्वारा भी हो सकता है। देखो नहर बना हुआ है खेत के बगल बगल है। नहर जो नाला होता है, नाला घर में ना होता है नाला वाला, है? तो उसी तरह जो होता है वो क्या करता है? नहर बना देता है और उसमें जो है पानी जाता है और बगल बगल से जो है पाइप अटैच करके खेत में देते छोड़ देता है, तो पानी खेत में भी पटते रहता है। उसके बाद ट्यूबवेल हो गया। ट्यूबवेल समझता है ना? बोर्डिंग जिसको कहते हैं, है ना? बोर्डिंग कहते हैं ना, बोर्डिंग, है ना? किताब के अनुसार निश्चित अंतराल पर खेत में पानी सिंचाई कहलाता है ना? मतलब निश्चित अंतराल का मतलब कि समय, एक निश्चित समय के बाद जो है पानी जो हम पटाते हैं खेत में उसी को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं आगे पौधे को पानी क्यों चाहिए? पौधा को जो है पानी हम क्यों देते हैं? क्यों पौधा को पानी चाहिए? यहाँ देखते हैं। जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पौधे को भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है। पौधों की जड़ें पानी के साथ मिट्टी से खनिज पदार्थ को भी अवशोषित करता है। पौधा जो जड़ होता है ना, जल्दी आओ, इतना लेट लेट आती है, जल्दी बैठो। पौधा जो जड़ होता है, पौधा का जड़ होता है ना, पौधा जो जड़ होता है ना, पौधा जो जड़ होता है वो क्या करता है? पानी को क्या करता है? पानी को खींच सोखता है। तो पानी को कौन, पानी को पौधा तक कौन पहुंचाता है? जड़। और जड़ के साथ में जो होता है खनिज लवण भी। खनिज लवण मतलब कौन चीज? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। समझ में आया? ये खनिज लवण या पोषक तत्व जिसको हम कहते हैं, उसको पौधा किससे खींचता है? जड़ के माध्यम से। किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से। ठीक है। अवशोषित करती है। बीज अंकुरन के लिए पानी आवश्यक है। मतलब कि बीज में जो है पौधा निकलेगा, अंकुरित होगा बीज, इसके लिए पानी क्या है? जरूरी है। पानी नहीं रहेगा तो बीज अंकुरित होवे नहीं करेगा। समझ में आया? उदाहरण, आप देखो, आपने चने को रात भर पानी में भिगाया होगा। देखा चना को भिगाया पानी में, है ना? पानी मिलने के बाद चना क्या होता है? फूल जाता है। ऐसे रहता है सूखा सूखा चना एकदम, है ना? उसके क्या होता है? पानी मिलने के बाद फूलता है। फूलने के बाद फिर नरम होता है। पहले कठोर होता है, दांत से चिबाएगा ना दांत में घुस जाता है कि ना? है बहुत कठोर होता है। उसके बाद क्या होता है? वो नरम हो जाता है। फूलने के बाद क्या होता है? नरम। और कुछ दिन के बाद क्या होता है? कुछ मतलब 24 घंटा या 2 दिन के बाद जो होता है अंकुरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम पानी दिए थे, है ना? तो पानी का ये जरूरी है पौधा में। समझ में आ रहा है बात? आगे देखो, यही कारण है कि बीज के अंकुरन में पानी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। समझ में आ रहा है बात? आगे हम लोग देखते हैं। गर्मी में पानी ज्यादा उड़ती है। गर्मी में क्या होता है कि बाष्पीकरण ज्यादा होता है। बाष्पीकरण का मतलब समझ में आता है? हा? पानी जो होता है, पानी को सूर्य की गर्मी जो है पानी को खींचता है ऊपर। समझ में आया? तो पानी को जो है सूर्य की गर्मी जब ऊपर खींचता है तो उसी को हम कहते हैं बाष्पीकरण। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण ज्यादा होगा। ज्यादा गर्मी में क्या होता है कि धूप ज्यादा होता है कि नहीं? गर्मी ज्यादा होता है ना? तो इसीलिए जो है पानी को भी ज्यादा सोखेगा। कपड़ा जो सूख जाता है वो कैसे सूखता है? बाष्पीकरण के कारण नहीं सूखता है कि नहीं? एक प्लेट में तुम पानी रख दो, है ना, और बाहर में धूप में रख दो, पानी सूख जाएगा कुछ देर के बाद। या तुम देखा होगा फर्श जो होता है, पक्की जो होता है घर उर में या छतर पर देखता है पानी आता है, पानी क्या सूख जाता है। किस कारण सूखता है? बाष्पीकरण के कारण ही जो होता है पानी सूखता है। तो पौधा में जो पानी गया, पौधा में जो पानी गया है ना, तो पत्ता के द्वारा पानी निकलता भी है बाहर। पत्ता द्वारा क्या होता है? समझ में आया? पानी निकलता है। पत्ता में जो है रंध्र पाया जाता है। रंध्र का मतलब छिद्र, छेद होता है। ठीक है। पौधा में क्या होता है? रंध्र, रंध्र छेद होता है। ठीक है। समझ में आ रहा है? उसी छेद के द्वारा जो होता है ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा के अंदर जाता है, खाना बनाता है पौधा। समझ में आ रहा है ना?
पढ़ा होगा 7th में, जो खाना बनाने के लिए पौधा को प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 मुख्य चीज की आवश्यकता होता है। पहला सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब चीज जो है बहुत जरूरी है पौधा को क्या खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। तो वही पौधा जो होता है, पौधा जो पानी खींचा, पौधा क्या किया, जड़ से पानी खींचते गया। तना के द्वारा पानी क्या होता है, किसके द्वारा पानी, लड़का यहाँ देखो, जड़ के द्वारा क्या होता है, पानी अंदर गया है ना, जड़ के द्वारा जो है पानी अंदर जाते जाता है। उसके बाद जो तना है ना, तना को समझो पाइप, तना को क्या समझो, पाइप है ना। वो क्या करता है, वैसे ही जैसे पाइप होता है वैसे ही तना में जो है पानी बढ़ता है आगे पौधा के ऊपर, कहाँ जाता है, पत्ती तक क्यों जाता है, क्योंकि वहीं पर खाना बनता है, तो पानी वहीं चाहिए। अब पत्ती से पानी निकलता भी है, किस कारण निकलता है, बाष्पीकरण के कारण निकलता है। समझ में आया? तो ज्यादा गर्मी होगा तो ज्यादा बाष्पीकरण होगा, और ज्यादा बाष्पीकरण होगा तो पौधा में पानी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। इसीलिए गर्मी में जो होता है ना, पानी ज्यादा लगता है। गर्मी में ज्यादा बाष्पीकरण तो ज्यादा पानी कमी होगा, और ज्यादा पानी कमी अगर होगा तो कमी पूरा करना है कि नहीं करना है, पानी हमको पटाना पड़ेगा ना। इसीलिए बताते हैं, इसलिए गर्मी में जो होता है क्या होता है, पौधा सूख जाता है, जल्दी क्या होता है, सूख जाता है, पौधा मुरझा जाता है। सिंचाई अधिक बार करनी पड़ती है ताकि पौधे को पर्याप्त पानी मिल सके। समझ में आ गया बात? आगे हम देखते हैं, पानी समय पर और सही मात्रा में मिले तभी पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छी फसल देगा, है ना। पानी जो है समय पर उसको मिलना चाहिए। अब जरूरी है अभी 1 महीना के बाद पटाएंगे क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा। और सही मात्रा में मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि पौधा को खूबे पानी दे दिया, खूबे बढ़ रहा है, ऐसा भी ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पौधा क्या करता है, मिट्टी से जो होता है ऑक्सीजन भी लेता है। पौधा जो जड़ होता है मेन क्या, अब देखो पौधा ऊपर वाला जो भाग है ना, तना हो गया, पत्ती हो गया, ये सब ऑक्सीजन को कहां से ले लेता है ना, ये सब ले लेता है वायुमंडल से। ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन है ना, वायुमंडल से ले लेता है ऑक्सीजन। लेकिन जड़ कहां से लेगा, जड़ तो बाहर होता नहीं है। तो जड़ क्या करता है, मिट्टी में होता है जगह, खाली स्थान होता है, मिट्टी भुरभुरा होता है ना, तो मिट्टी में खाली स्थान होता है, और खाली स्थान में जो होता है जल भी होता है, पानी भी सॉरी हवा भी होता है। समझ में आया? तो वहीं से जो होता है, वही मिट्टी से ही क्या करता है, पौधा ऑक्सीजन को ले लेता है ऊपर, अपना प्रकाश संश्लेषण जो है जड़ कर लेता है, खाना बना लेता है वही ऑक्सीजन। समझ में आया? श्वसन कर लेता है, सॉरी श्वसन, सांस ले लेता है कौन, मिट्टी जड़। समझ में आया? अब मान लो जो खाली जगह है और जगह पर हम खूबे पानी दे दिए तो पानी जगह भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? क्या उस जगह पर हवा जा पाएगा? हवा जब नहीं जाएगा क्या उसको ऑक्सीजन मिलेगा पौधा को? पौधा जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सांस लेगा, सांस नहीं लेगा तो मुरझा जाएगा, फिर भी सूख जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? इसलिए पौधा को जो है ज्यादा पानी भी हम पटाना सही बात नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं सिंचाई के स्रोत। यहाँ पे स्रोत का मतलब है कि किस किस तरीका से, कौन कौन माध्यम से जो हम सिंचाई करते हैं, कैसे कैसे हम सिंचाई करते हैं, यहाँ पे ये पर दिया गया है। किसान पानी कहाँ से लाएगा, मतलब पानी जो है हमको पानी चाहिए ना, पानी पटाना क्या कहलाता है, सिंचाई। पानी पटाना क्या कहलाता है, सिंचाई। तो अब पानी लाएगा कहाँ से, कुआं से ला सकता है, हम बताए हैं ना अभी पिछला दिन में, कुआं से पानी भर करके जो है वहां पे लाएगा, नलकूप से, जलकूप से लाएगा, मतलब हैंडपंप जो होता है उससे ला सकता है, तालाब से जो है पानी पटा सकता है, नदी से पानी पटा सकता है, बड़ा बड़ा बांध होता है सिंचाई के लिए, बांध बनाया जाता है ना, नहर होता है, नहर खोद करके जो है खेत में जो है नहर खोद दिया जाता है, उससे जो पानी जाता है उससे सिंचाई होता है। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये सब स्रोत है, ये सब तरीका है पानी पटाने का, सिंचाई करने का। समझ में आ रहा है ना बात? आगे हम लोग देखते हैं, आगे है पुराने समय की सिंचाई। मतलब कि अभी तो ये सब चीज है, पहले ये सब चीज नहीं था। मतलब कि नल जलकूप नहीं होगा, कुआं नहीं होगा, बांध हो सकता है नहीं होगा, है ना, बोर्डिंग नहीं होगा। उस समय पानी कैसे पटाया जाता था, यहाँ पे देखो, पहले मशीनें इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए किसान मनुष्य या पशुओं की सहायता से पानी निकालते थे। कैसे निकालते थे? रस्सी और चमड़े की थैली की सहायता से पानी निकाला जाता था। क्या होता था, थैला बना लिया जाता था, चमड़े का थैला, ठीक है, और उसको क्या किया जाता, रस्सी बांध करके, यहाँ रस्सी बांध लिया, यहाँ पे बांस में जो रस्सी घुमा दिया, ठीक है। अब जो है पानी जो है किसमें गया, गड्ढा में गया, थैला गया कहाँ, गड्ढा में, अब पानी भर गया उसमें, फिर खींचा, खींच करके जो है खेत में उजल देता था। एगो ये तरीका हो गया। उसके बाद यहाँ देखो मोच समझ में आता है क्या होता है? ये जो होता है ना
रस्सी रस्सी टाइप का होता है, इसको खींचा जाता है, ठीक है। यहाँ पे होता है बाल्टी टाइप का लगा हुआ, समझ में आया। बाल्टी होता है टोकना जिसको कहते हैं, है ना, टोकना टाइप का बना हुआ होता है, बहुत सारा लगा हुआ रहता है। जब इसको खींचते हैं ना ये घूमता है, जब जब घूमेगा तो पानी भर करके लाएगा, इधर से पलट देगा, फिर पानी लाएगा इधर पलट देगा, समझ में आ रहा है बात। देखो ये तरीका था तुम्हारा जिसको हम कहते हैं मोच, मोच के द्वारा भी सिंचाई होता था, समझ में आ रहा है। सिंचाई तरीका जान लो, क्या क्या सिंचाई तरीका था। मोच के द्वारा सिंचाई था, चेन से जुड़े छोटे छोटे बर्तन की सहायता से पानी ऊपर उठाया जाता था, समझ में आ रहा बात। उसके बाद देखली क्या है, देखली के द्वारा भी सिंचाई पहले होता था। लीवर और भार की सहायता से पानी ऊपर लाकर खेत में डाला जाता था। यहाँ पर देखो क्या किया था, एगो बांस गाड़ दिया, बांस गाड़ करके जो है यहाँ पर रस्सी बांध दिया, ऐसे उठाया, बाल्टी गया कहाँ, कुआं में, अब फिर दाबेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब फिर उसको क्या करता था, पानी खेत में पटाता था। फिर होता है रहट, क्या होता था, रहट के द्वारा भी होता था। इसे गोल गोल चक्का बना दिया कुआं पे, समझा, और उसमें लगा दिया बर्तन, और जब बैल आगे बढ़ेगा ना, समझा, ये चक्का घूमता था। चक्का जब घूमेगा तो जितना ये जो बर्तन है कुआं के अंदर जाएगा, उस सब बर्तन में क्या होगा, पानी भरेगा, और जब ये बर्तन ऊपर आएगा तो पानी को क्या करेगा, बाहर में निकाल देगा। तब भी खेत पटता था, ये तरीका था। इन तरीकों से किसान अपने खेतों तक पानी पहुंचाते थे और फसल सींचते थे, समझ में आया, जब मशीन नहीं था इतना। पानी ही जीवन है और फसल की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य भी है। अब आगे देखते हैं, आगे स्प्रिंकल, मतलब अभी के समय में जो है सिंचाई किस किस माध्यम से होता है, यहाँ पे ये देखने का प्रयास किया गया। देखो स्प्रिंकल खेत में कृत्रिम बारिश, मतलब स्प्रिंकल एक होता है, उससे भी जो होता है क्या होता है, पानी जो है पटाया जाता है स्प्रिंकल से। स्प्रिंकल क्या होता है, एक खंबा टाइप का होता है लगा हुआ, ठीक है। इसमें जो होता है ना बोरिंग से या जो तुम्हारा जो समरसेबुल हो गया, मोटर हो गया, ये सब से पानी आता है, यहाँ कहाँ जाता है, पाइप में जाता है, पाइप के द्वारा ऊपर जाता है, और ऊपर में रहता है पूरा छेद किया हुआ, ऐसे टोपी जैसा होगा, ऊपर का जो भाग होता है ना वो पूरा बंद होता है और उसमें छेद बना हुआ होता है, समझ में आया। अब नीचा से जो है ये देखो, पाइप के द्वारा जो है पानी स्पीड में जाता है, प्रेशर में, और ऊपर में छेद बना हुआ है, तो छेद दिखा निकलेगा ना पानी पूरा, छेद के द्वारा जब पानी निकलेगा, है ना, तो क्या होगा, बारिश जैसा माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो खेत में जो है बारिश जैसा माहौल बन जाता है, समझ में आया। और पानी इसमें क्या होता है, पानी की बचत होता है। ऐसे खेत में क्या होता है कि जो पानी पूरा खेते में देते हैं, अति कर देते हैं, पटा देते हैं कि नहीं, पानी पूरा खेत में हम डाल देते हैं। अब जहां पे पौधा न है वहां पर भी पानी रहता है कि नहीं रहता है ना। और जहां पौधा है तो वहां तो रहबे करता है, जहां नहीं है वहां भी हो जाता है पानी, वहां पानी की बर्बादी ज्यादा होता है। स्प्रिंकलर में क्या होता है, पानी की बचत होता है। जहां पे पौधा ज्यादा है वहां पे एक स्प्रिंकलर लगा दिया है, ठीक है। आई देखो यहाँ पाइप है, देख रहा है पाइप जा रहा है, ये पाइप जो होता है, ये पाइप के माध्यम से जो होता है पानी आगे बढ़ता है, देखो यहाँ पे है ना, पाइप है लगा हुआ, पाइप के माध्यम से पानी जाएगा, और उसके बाद ये पाइप में जुड़ जाएगा पानी, इस पाइप द्वारा जाएगा ऊपर, प्रेशर में जब जाएगा ऊपर में छेद बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे फब्बारा टाइप के निकलता है, और जहां जहां पौधा है, पौधा के ऊपर जो है पानी जाता है, पौधा पानी आराम से यूज करता है। इसमें पानी जो है कम मात्रा में जाएगा, कम बर्बाद होगा पानी, जो खेत में हम डाल देते हैं उसके मुकाबले में क्या होगा, कम बर्बाद होगा। इसीलिए इसका उपयोग अभी के समय में, आधुनिक समय में जो है स्प्रिंकलर का उपयोग किया जाता है। स्प्रिंकलर समझ में आया, अब इसको देख लो। अब सोचिए खेत बहुत बड़ा है, पाइप में नोजल लगाए गए हैं, पानी दबाव से निकलता है और चारों तरफ छोटी छोटी बूंदे फैलाता है, मतलब पानी जो है दबाव से प्रेशर में जाएगा, है ना। अब पाइप में जो होता है ऊपर में नोजल लगा हुआ होता है, समझ में आया। नोजल का मतलब ये नोजल हुआ, है ना, नोजल में छेद टाइप का होता है लगा हुआ, समझ में आया। पाइप इतना बड़ा पाइप गाड़ दिया, उसमें नोजल लगा दिया, अब प्रेशर में पानी आया, नोजल में छेद होता है, छेद के द्वारा क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। तो वो चीज यहाँ बताया गया है। ऐसा लगता है कि बारिश हो रही हो, मतलब यहाँ पर ऐसा महसूस होगा कि बारिश हो रहा है, ठीक है। आगे स्प्रिंकलर प्रणाली कैसे काम करती है, पूरा इसका डायग्राम बताया गया है, देखो कैसे काम करता है। पहले तो कोई पानी का स्रोत ले लेंगे, पानी का स्रोत हो सकता है तालाब हो, कुआं हो, हैंडपंप हो, या तुम्हारा जो है बोरिंग हो, मोटर हो, समरसेबुल हो, कुछ भी पानी का एक स्रोत होना चाहिए। पानी के स्रोत में क्या करता है, गप कौन कर रहा है पहले ये बताओ। पानी का जो स्रोत होता है, पानी के स्रोत के आगे में लगा देगा पंप, क्या लगा देगा, पंप। उसमें जो होता है एक मुख्य पाइप जोड़ देता है, मुख्य पाइप, समझ में आया।
पाइप एगो जोड़ दिया। अब पाइप में से क्या करता है, बीच में जो है उप पाइप का मतलब बीच से गो पाइप जोड़ देगा जहां जहां पौधा रहेगा। समझ में आया? चाहे उल्टा करके जोड़ दे चाहे सीधा करके जोड़ दे। समझ में आया? और जब प्रेशर में पानी जाएगा तो क्या होगा, बारिश की तरह वहां पे पानी खेत में फैलेगा। समझ में आया? इससे क्या होता है, लाभ क्या होता है, पानी की बचत होता है, पौधा सभी पौधा को जो है समान रूप से पानी मिलता है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कोई पौधा खूब पानी पी रहा है, कोई पौधा मुंह देख रहा है बेचारा। समझ में आया? ऐसा नहीं होता, इसमें समान रूप से पानी मिलता है। जैसे बारिश होता है तो समान रूप से सब पे बरसता है, ऐसा थोड़ी है कोई ज्यादा भीग जाएगा कोई कम भीग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पे जब बारिश होता है ना, तब सभी पौधा को समान रूप से पानी मिलता है। बड़ी भूमि पर सिंचाई आसान हो जाता है, मतलब जो ज्यादा बड़ा भूमि है उस पर सिंचाई क्या हो जाता है, आसानी से सिंचाई करना आसान हो जाता है। अब देखो ये तो हो गया स्प्रिंकलर समझा दिया ना। अब होता है ड्रिप। ड्रिप मतलब बूंद होता है ना। अब सोचो जहां पर पौधा लगा हुआ है ना, खाली वहीं पर बूंद बूंद पानी अगर गिरे तो और पानी बचत होगा कि नहीं होगा? स्प्रिंकलर से भी पानी ज्यादा बचत होगा ना। जहां जरूरी है पानी खाली होजे देंगे, भले पूरा खेत सूखा है कोई मतलब ना है। पानी किसको चाहिए, पौधा को ना कि खेत को चाहिए? पौधा को। तो खाली पौधा को पानी चाहिए, ऐसे करके पाइप जोड़ दिया, नीचे में पौधा है, जहां पौधा है वहां पर छेद एगो कर दिया, उसे ड्रॉप में बूंद बूंद पानी जो है पौधा पर गिर रहा है। जितना जरूरी है उतना पानी पौधा को हमेशा मिल रहा है, नहीं ज्यादा नहीं कम। इसमें पानी का और बचत होता है। देखो यहाँ पे अब एक फलदार पौधा है, पूरे खेत में पानी नहीं डालना है, सिर्फ पौधे के जड़ के पास पानी देना है ना। मतलब कि पूरा खेत में हमको पानी नहीं पटाना है, खाली एक पौधा को पानी देना है। कब कैसे पटाएंगे? या मान लो कि जो खेत में जो है एक लाइन से पौधा लगा हुआ है ना, हमको जो है जरूरी पौधा को ही पानी देना है, सब पौधा को पानी नहीं देना है। 2-3 तरह का पौधा लगा हुआ है, तब कैसे देंगे? तो वही करेंगे कि इसमें जो है ड्रिप प्रणाली का उपयोग करेंगे। एगो पाइप लगा दिए और जहां पर जो पौधा को पानी देना है उस पौधा की जगह पर क्या करेंगे, छेद कर देंगे। वहां से पानी पौधा में गिरेगा ड्रॉप में बूंद बूंद, तो वहां पर क्या होगा, उस पानी का कमी पूरा होगा, है ना। सिर्फ पौधे के जड़ के पास पानी देना है, तो पाइप से बूंद बूंद पानी सीधे जड़ों के पास पहुंच जाता है। ड्रिप से क्या होता है, बूंद बूंद पानी कहां चल जाता है, सीधा। देखो यहाँ पे क्या किया है, पौधा है, अमरूद का पौधा है ना। अब यहाँ ऐसे पाइप लगा दिया, अब पाइप लगा करके क्या किया है, यहाँ पर देखो एगो लगा दिया है नोजल। हम छेद जो बोले तो छेद कर देंगे, छेद कर देगा या नोजल लगा देगा। समझ में आ रहा है? नोजल लगा दिया यहाँ पर। अब जो है पानी यहीं पर गिरेगा दोनों तरफ। अब पौधा जितना दूर में पौधा का जड़ है ना उतने दूर कवर करेगा, है कि नहीं है? ये बढ़िया ना है, यहाँ पानी का और बचत होगा। इसे ही कहते हैं ड्रिप सिंचाई। क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई। इसका क्या माध्यम है, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले पानी स्रोत इसमें भी चाहिए। पानी स्रोत मतलब पानी जहां से आएगा, है कि नहीं? पानी जहां से आएगा उसको कहते हैं पानी स्रोत। इसमें पानी कहां से आ रहा था, कुआं से। कहां से पानी आ रहा था, कुआं से आ रहा था। यहाँ पानी आ रहा है टंकी से। कहां से आ रहा है, टंकी से। टंकी में भी पानी भरता होगा मोटर से, है कि नहीं? तो टंकी से पानी आ रहा है। आगे क्या करेगा, फिल्टर लगा देगा, है ना। साफ पानी जो है मुख्य पाइप में जो है साफ पानी जो है जाएगा, साफ पानी जाएगा। और उसमें क्या करेगा, नोजल लगा देगा बीच बीच में, जहां जहां पौधा है वहां क्या करेगा, नोजल लगा देगा। और नोजल लगा करके हल्का सा छेद कर देगा। और छेद के कारण क्या होता है कि पानी जो है ना बूंद बूंद करके जो है पौधा के ऊपर जड़ में जो है पानी जाते जाता है। समझ में आ गया बात? तो ऐसे इस तरह से जो है तुम्हारा ड्रिप सिंचाई जो है काम करता है। स्प्रिंकलर कैसे काम करता है समझ में आया ना, है ना। बारिश की तरह जो है स्प्रिंकलर काम करता है, ये बूंद बूंद में काम करता है। लाभ, पानी की बहुत कम बर्बादी होती है। मतलब ड्रिप सिंचाई में जो होता है पानी बहुत कम बर्बादी होता है। पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है, मतलब पौधा को जितना जरूरी है पानी उतना ही मिलता है ना। यह पानी की कमी वाले क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी है। अब जहां पर पानी ज्यादा है तो वहां पूरा खेते में पानी बहा देता है। और जहां पानी कमी है, समझ में आ रहा है, जिस एरिया में सूखा पड़ता है बहुत ज्यादा, उस एरिया में पानी लिमिट मात्रा में पटाएगा, इसीलिए उस एरिया में जो है ड्रिप का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ड्रिप सिंचाई का उपयोग सूखा वाला एरिया जो होता है वहां पर ज्यादा किया जाता है। समझ में आया? ताकि इससे पानी का बचत होता है। देखो सही सिंचाई से पौधे स्वस्थ रहेंगे, फसल अच्छी होगी, पानी का बचत होगा। अब देखो पानी पटा लिए ना, अब पानी पटा लिए, अब आता है खरपतवार। खरपतवार क्या होता है ये समझ लो। तुम देखता होगा कोई भी अगर फसल उपजाया जाता है खेत में, देखता होगा मान लो कोई मक्का जो होता है, मक्का का फसल उपजाया जा रहा है, गेहूं का फसल उपजाया जा रहा है ना,
कि दाल का फसल उगाया जा रहा है, तो तुम देखेगा उसका जो सबका पौधा होता है, मक्का का, गेहूं का, दाल का जो पौधा होता है, उस पौधा के साथ में क्या होता है, कुछ ऐसा भी पौधा निकल जाता है जो जरूरी कि नहीं है, जंगल निकल जाता है, निकलता है कि नहीं, अनचाहा पौधा निकल जाता है, जो हम नहीं चाहे वो पौधा निकल जाता है ना। तो वो पौधा जो होता है वही पौधा होता है खरपतवार। क्या होता है? खरपतवार। मतलब अनचाहा पौधा जो होता है वो खरपतवार होता है। अब खरपतवार जो होता है ना, पौधा के लिए हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? हम जो उसको पोषक तत्व दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, है कि नहीं, उर्वरक दे रहे हैं, हम दे किसके लिए रहे हैं? पौधा के लिए, पौधा के लिए दे रहे हैं ना। लेकिन क्या हो रहा है, जंगल है ना, बहुत बदमाश होता है। वो क्या करता है, खुद खा जाता है, पौधा खाना ही नहीं देगा, इसीलिए पौधा बढ़ेगा कम, खा खा कर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। समझ में आया? इसीलिए जो होता है अगल बगल पौधा जो होता है उसके अगल बगल से जो होता है ना, खरपतवार को काट के देखता होगा, किसान खुरपी दे के हटाते रहता है ना, तो वो खरपतवार ही हटाता है। समझ में आया बात? खरपतवार को साफ कर देगा तो वहां पर जो है जो पोषक तत्व देंगे उसको, जो पानी हम देंगे, वो सिर्फ किसको मिलेगा? पौधा को मिलेगा। अब पौधा को सिर्फ जब मिलेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, पौधा की वृद्धि जल्दी होगा, फसल बढ़िया होगा, है कि नहीं? इसीलिए खरपतवार जो होता है पौधा दुश्मन होता है। समझ में आया? देखो मान लीजिए किसान ने खेत में गेहूं बोया, क्या बोया? गेहूं। खेत में जो है गेहूं बोया, गेहूं का पौधा लगा दिया, ठीक है, गेहूं के बीज छीट दिया। कुछ दिनों के बाद खेत में गेहूं के साथ साथ कुछ दूसरे पौधा भी निकल जाता है। गेहूं के साथ साथ जो दूसरा पौधा नहीं निकल जाता है, देखो जंगल में भी निकला हुआ है ना, नीचे हम देख रहा है, पौधा निकल जाता है। किसान ने उन पौधों को बोया नहीं था, क्या किसान खरपतवार को बोता है? नहीं बोता है, नहीं बोया था, फिर भी वह अपने आप उग गया, मतलब वो जबरदस्ती अपना मुंह से उग गया। कौन? खरपतवार, है ना। तो ऐसे अनचाहा पौधा को हम क्या कहते हैं? खरपतवार। देखो पुस्तक में भी फसल के साथ उगने वाले अवांछित, अवांछित मतलब बिना चाहे हुए, बिना चाहे हुए, अनचाहा, ठीक है, पौधे को खरपतवार कहा गया है। ठीक है, जो पौधा हम नहीं चाह रहे उगे, उग गया, उसको खरपतवार का, जिसको सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं, जंगल उंगल जो होता है ना। कौन है? जो जंगल होता है ना, खेत में जो जंगल होता है, सुनो, खेत में जो जंगल होता है वही सब जंगल क्या कहलाता है? खरपतवार कहलाता है। समझ में आ गया खरपतवार किसको कहते हैं? उदाहरण देखो यहाँ समझाया गया, जो लिखा हुआ वो सब चीज समझाया। आपने खेत में बोया, क्या बोया? गेहूं। क्या बोला? गेहूं के साथ में उगाया को क्या? कोई घास। देखो कोई घास जो हमको जरूरी नहीं है, हम बोए भी नहीं है ना। हम घास को बोए नहीं, क्या घास को हम बोए हैं? नहीं। लेकिन क्या हुआ है, अनचाहा पौधा घास भी जो है, जंगली पौधा जो है, क्या हो गया? खेत में उग गया। ठीक है, तो वैसे तो वह पौधा खरपतवार हो सकता है। ये सब पौधा क्या हो सकता है? खरपतवार। खरपतवार क्या करता है समझो। खरपतवार फसल के पोषक तत्व, पानी और जगह की होड़ करता है, मतलब कंपटीशन करता है। खरपतवार जो होता है वो पानी के लिए, पोषक तत्व के लिए, जगह के लिए, है कि नहीं, क्या करता है? कंपटीशन करता है, लड़ाई करता है। किसके साथ में? जो तुम फसल बोया है उसके साथ में। और जीतता कौन है? जीत जाता है यही, खरपतवार जीत जाता है। और जो फसल में हम बोए हैं वो क्या होता है? ठीक है, वो हार जाता है, जिस कारण से जो है फसल अच्छा नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है बात? आगे हम देखते हैं खरपतवार से नुकसान। फसल के पोषक तत्व चुरा लेता है ना। सब पॉइंट एक एक पॉइंट समझो, अगर समझ में आ रहा है, देख करके समझ में आ रहा है, सब याद हो जाएगा, यहीं पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख करके समझा जा रहा है ना, सब याद हो जाएगा। खरपतवार क्या क्या दिक्कत करता है फसल के लिए? देखो पहले तो पोषक तत्व चुरा लेता है। हम पोषक तत्व दिए किसको? गेहूं को, और चुरा लिया कौन? खरपतवार। फसल के बढ़ने में बाधा डालता है, मतलब फसल जो है, फसल से पहले यही बढ़ जाता है खा पी करके, है कि नहीं, फसल को बढ़ने ही नहीं देता है। इतना घास उग जाएगा, इतना बढ़ जाता है ना, गेहूं को जो है, जैसे जो पौधा लगाया गया, जो फसल लगाया गया है उसको ढक देता है, उसको सूर्य का प्रकाश मिलवे नहीं करेगा। क्या उसका खाना बना पाएगा? खाना नहीं बना पाएगा। क्या वो बढ़ेगा? नहीं। तो बढ़ने में बाधा डालता, रोकता है। पानी और सूर्य का प्रकाश कम मिल पाता है। समझ में आया? इसके ढक ही लेगा क्या पौधा को, जो है जो हम लगाए हैं फसल, क्या उसको पानी मिलेगा बढ़िया से? क्या सूर्य का प्रकाश मिलेगा? और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा।
फसल की पैदावार कम हो जाती है। मतलब इससे नुकसान क्या होगा, फसल जो है जो होना चाहिए हमको 1 कट्ठा जमीन पर जो है होना चाहिए 2 मन, मतलब 80 किलो अनाज होगा 85 किलो, इसके कारण। इसीलिए खरपतवार को हटाया जाता है। समझ में आया? देखो, इसलिए किसान समय पर खरपतवार को हटाता है ताकि फसल अच्छी हो सके, अधिक उत्पादन मिले। अब देखो, खरपतवार को खेत का दुश्मन क्यों कहते हैं? देखो आगे है, जो खरपतवार होता है उसको खेत का दुश्मन क्यों कहते हैं, या किसान का दुश्मन, या फसल का दुश्मन क्यों कहते हैं? समझो यहाँ पे बात। मान लीजिए एक कमरा में आपका बच्चा, एगो आपका बच्चा है, एक जो बच्चा है बिना बुलाए एक कमरा में आ गया। समझ में आया? बिना बुलाए हुआ आ गया। दोनों खाना खाएगा, पानी पिएगा और क्या करेगा, जगह लेगा। क्या करेगा? तो आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चे के लिए चीज क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। होगा कि नहीं? एगो बच्चा है आपका, आप उसके लिए खाना दिए, उसके लिए पानी दिए, उसके लिए जगह कमरा बना दिया कि तुम रहो यहाँ पे। अब एगो बच्चा है बिना बुलाए आ गया, अब वो खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है, वो उस घर में रह रहा है। क्या आपका बच्चा को बढ़िया से खाना मिलेगा? क्या आपके बच्चा को बढ़िया से पानी मिलेगा? बढ़िया से रह सकता है आराम से? नहीं। तो इसका बढ़िया से आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा बढ़िया से। उस वैसे ही होता है क्या खेत में, जैसे गेहूं हो गया आपका बच्चा, अब बिना बुलाए कौन आ गया, खरपतवार। गेहूं के सब खाना पानी सब क्या करता है, वो खा जाता है, जिस कारण से गेहूं आगे बढ़वे नहीं करता है। समझ में आया बात? आगे ठीक इसी तरह खेत में खरपतवार भी फसल के साथ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन करता है। क्या करता है? कंपटीशन। पानी ले लेता है पौधा का, मिट्टी पोषक तत्व पौधा ले लेता है, सूर्य के प्रकाश ले लेता है, जगह घेर लेता है। जगह वो घेर लेगा तो पौधा जितना जगह में बढ़ेगा उसका जगह कौन घेर लिया, खरपतवार। क्या पौधा बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए खरपतवार फसल की वृद्धि में क्या करता है, बाधा डाल सकता है। क्या डाल सकता है? बाधा। ठीक ना? देखो, अच्छी तरह से उगी फसल, ये जो फसल है अच्छा तरह से उगा हुआ, इसमें कोई खरपतवार दिख रहा है? नहीं। ये देखो खरपतवार के साथ फसल उगा हुआ है, तुमको फसल दिख रहा है? छिटपुट फसल दिख रहा है, कहीं कहीं एगो दूगो। क्या हो गया, खरपतवार ज्यादा हो गया है। यहाँ तुमको खाली फसलें दिख रहा होगा, खाली गेहूं को पता दिख रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है कि ज्यादातर क्या दिख रहा है, खरपतवार। कहीं कहीं इक्का दुक्का मिल रहा है गेहूं का पौधा। तो क्या फसल प्रभावित होगा कि नहीं होगा, फसल कम होगा कि नहीं होगा? देखो इसमें जब फसल, मतलब अच्छा फसल में क्या क्या, फसल को पर्याप्त पानी मिलता है ना, मिट्टी पोषक तत्व पर्याप्त मिलता है, मतलब मिट्टी में जो पोषक तत्व है, जो खाने का चीज है पौधा के लिए, वो मिल जाता है, पूरा पौधे ले लेता है। प्रकाश अच्छा मिलता है इसको, क्योंकि इसको कोई ढका नहीं रहेगा, प्रकाश भी इसको अच्छा मिलेगा। उसके बाद फसल अच्छी तरह बढ़ती है और अच्छी उपज होती है। अब खरपतवार रहेगा क्या होगा, देखो पानी मिलेगा कम पौधा को, पौधा जो पानी हम दिए हैं पौधा को पानी कौन ले लेगा? ठीक है, मिट्टी के पोषक तत्व कम मिलेगा पौधा को, जो हम पोषक तत्व दिए हैं, एनपीके डाले हैं, यूरिया है ना, अमोनिया, पोटाश, ये सब जो हम डालते हैं खेत में, वो सब क्या करेगा, पौधा ले पाएगा? नहीं। जैसे यहाँ पर ये बच्चा जो है इसका खाना यो खा रहा है, इसको जितना मिलना चाहिए इसको नहीं मिल रहा है। उसी तरह जो है इसमें क्या होगा, गेहूं को जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए उतना पोषक तत्व गेहूं को नहीं मिलेगा, उसका कौन खा जाएगा, सब खरपतवार। प्रकाश कब मिलेगा, क्या करेगा, ये देखो गेहूं दिख रहा है, ढक लिया ना गेहूं को, जब ढक लेगा क्या उसको प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या खाना बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और जब खाने नहीं बना पाएगा क्या प्रकाश की पौधा की वृद्धि होगा? नहीं हो पाएगा। तो वही चीज है, फसल की वृद्धि रुक जाती है और उपज कम होता है। समझ में आ गया बात? आगे, इसीलिए खरपतवार फसल के लिए हानिकारक होते हैं, यही कारण है कि उन्हें खेत का दुश्मन कहा जाता है। समझ में आया? हाँ, अगर पूछेगा कि खरपतवार को जो है फसल का दुश्मन क्यों कहते हैं तो लिख देगा ना बढ़िया से, हाँ समझा के लिख देना। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो जैसे लिखेंगे कि खरपतवार, जैसे हम गेहूं लिखेंगे, उसमें हम गेहूं का पौधा जब हम लगाते हैं या खेत में जो है गेहूं का बीज बोते हैं, है ना, उसमें जो है अनचाहा कुछ पौधा जो है उग जाता है। समझ में आया? उग जाता है। और जब हम खेत में पानी और पोषक तत्व डालते हैं, खाद यूरिया डालते हैं, है ना, पौधा के लिए जब डालते हैं तो उसका उपयोग जो है कौन कर लेता है? खरपतवार उसका उपयोग करता है। और पौधा को जो है पानी, मतलब पानी और पोषक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में जो है नहीं मिल पाता है, मतलब सही मात्रा में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है ना। और खरपतवार क्या करता है, पौधे को जो है ढक लेता है, जिस कारण
जो जिस कारण पौधा जो है, गेहूं का पौधा जो है, उसको सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिल पाता है, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने के कारण जो है वो प्रकाशोन्वेषण भी नहीं कर पाता है, और उसका वृद्धि जो है रुक जाता है, जिस कारण फसल जो होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, फसल कम होता है। समझ में आया? इसीलिए जो होता है खरपतवार को खेत का क्या कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। इसको ऐसे हम बना करके आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिखना चाहिए सरल भाषा में, जो हमको समझ में आ रहा है, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, उस भाषा में हमको आंसर लिखना है। इन्हें की किताबी भाषा, जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसे हम बड़ा बड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे हमको जो यहाँ समझ में आया हम वैसे लिखेंगे। समझ में आया बात? वो सही होता है, पूरा नंबर मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं एक आसान उदाहरण, और उदाहरण देख समझाया जा रहा है। देखो ये उदाहरण इसलिए देख एक चीज को समझाया जाता है ताकि तुम लोग का सोच बढ़े, दिमाग बढ़े, और तुम उसको जो है ना अच्छा से तुम लिख पाओ। समझ में आया ना बात? यहाँ देखो एक और उदाहरण, एक आसान उदाहरण। मान लीजिए खेत में किसान ने 100 गेहूं के पौधे लगाए। कितना गेहूं का पौधा? 100। लेकिन गेहूं के बीच 50 खरपतवार भी उगाए, मतलब 100 पौधा लगाया है ना, लेकिन क्या हुआ, 50 वो खरपतवार भी, जंगल भी निकल आया, खरपतवार भी निकल आया। अब दोनों को चाहिए क्या? अब खरपतवार और पौधा दोनों को क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, पोषक पदार्थ भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और जगह भी चाहिए दोनों को। तो किसान के गेहूं के पौधे को नुकसान होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि दे रहा है गेहूं के लिए, और उसको उपयोग कौन कर रहा है? खरपतवार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे हम देखते हैं। इसलिए खरपतवार हटाना क्या है? जरूरी है। खरपतवार को हटाना क्या है? जरूरी है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? देखो, खरपतवार को खेत से निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं निराई। क्या कहते हैं? निराई। समझ में आया? इसको पॉइंट के रूप में याद रखना। जब हम खरपतवार हटाते हैं उसको हम निराई कहते हैं, ठीक है। जब हम पानी पटाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिंचाई। खेत तैयार करते हैं क्या कहते हैं? जुताई। समझ में आ रहा है बात? देखो, पुस्तक के अनुसार निराई में अनचाहे पौधे अर्थात खरपतवार को हटाया जाता है। हम पूछेंगे अगर निराई क्या होता है, सीधा बोलेंगे कि खरपतवार को हटाना जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में खरपतवार निकालना मतलब निराई, खरपतवार निकालना मतलब निराई, ठीक है। निराई से पहले देखो खेत में कैसा है, पूरा जंगल उगा हुआ है ना, और जब निराई कर लेते खेत कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, अभी पौधा को जो है जितना पानी देंगे पौधा लेगा, जितना पोषक तत्व देंगे पौधा लेगा, सूर्य का प्रकाश जो आएगा वो पौधा को मिलेगा, पौधा जल्दी वृद्धि होगा पौधा का, अब फसल भी अच्छा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आगे हम लोग देखते हैं। खरपतवार हटाइए, फसल बचाइए, अधिक उपज पाइए। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर सवाल है कि खरपतवार हम हटाने के लिए तो बोल दिए, लेकिन यहाँ सवाल है कि खरपतवार को हटाएंगे कैसे निकालेंगे खरपतवार को। सवाल तो यहाँ पे वो है, आखिर निकालें कैसे, क्या क्या तरीका है निकालने का। देखो यहाँ समझो, यहाँ समझिए, पीछे। किसान खरपतवार को कई तरीकों से हटा सकता है। बहुत तरीका है खरपतवार हटाने का। समझ में आया? जैसे सिंचाई का बहुत तरीका था ना, है? उसी तरह से जो है खरपतवार निकालने की बहुत तरीका है। यहाँ पे देखो तरीका हुआ ना हाथ से, मतलब किसान जो है हाथ से भी जो जंगल है उसको निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है? खुरपी लेकर के भी निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है? कुदाली से भी निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है ना? देखो किसान हाथ से खरपतवार को पकड़ कर जड़ सहित उखाड़ देता है। देखो इसको पकड़ो, उखाड़ो और बाहर डस्टबिन में फेंक दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खेते में नहीं फेंक देंगे, फिर उजड़ जाएगा, कचरा में फेंकेंगे बाहर अलग से हटा करके। तरीका 2, किससे? खुरपी से। किससे? खुरपी। समझ में आता है ना? हाँ, तो खुरपी से हटाएंगे, है ना। किसान खुरपी की सहायता से खरपतवार को मिट्टी के पास से काट देता है ना। मिट्टी जहां उसका जड़ होता है ना, जड़ के पास से क्या करता है? खरपतवार को काट कर हटा देता है खुरपी से, ठीक है। उसके बाद हैरो से। किससे? हैरो से। कुछ स्थितियों में कृषि उपकरणों की मदद से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है ना। हैरो किसको कहते हैं? हैरो खचिया कहते थे। अच्छा, जो भी हो, है ना। हैरो से जो रहता है खरपतवार को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। आगे देखो यहाँ पर पकड़ो, हाथ से क्या कर लो? उखाड़ लो, हाथ से उखाड़ लो, ठीक है। और बाहर क्या करो? फेंक दो। देखो टोकरी लेकर आया ना, तो बाहर फेंक दो, एगो ये तरीका हुआ। उसके बाद कुदाल से जो है, कुदाली से तुम निकाल दो, है ना। खुरपी से तुम निकाल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना?
इसको हैरो कहते हैं। देखा है कभी ट्रैक्टर के पीछे देखा होगा झाइल की तरह लगा हुआ रहता है, आता है ना, गोल गोल तगार, देखा तगार, तगार जैसा लगा हुआ रहता है। और उसको कहते हैं पता है क्या है, आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि खेत में झाइल दिए, झाइल कहा जाता है, खेत में झाल दिए हैं। झाल देने का मतलब वही होता है खरपतवार हटाना। जैसे खेत को कोड़ता है ना, पीछा में खेत में फार लगा हुआ रहता है, हा? उसी तरह उसी जगह पर झाइल लगा हुआ होता है, वो खरपतवार का हटाने का ही होता है। समझ में आया? तो एगो वो तरीका हो गया। लेकिन इसका उपयोग तब हम करेंगे जब खेत जो है ना फसल नहीं है, उसमें खरपतवार है, तब उसका उपयोग किया जाता है। जुताई से पहले खरपतवार हटाना है ना, तब उसका। अब फसल लगा हुआ है, झाइल चला देंगे तो क्या हो जाएगा, फसल बर्बाद ना हो जाएगा ना। हाँ, झाइल को ही कहते हैं हैरो। क्या कहते हैं? हैरो, याद रखना। अब देखो खरपतवार कब निकालना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जब मन तब गए या खरपतवार निकाल दिए, ऐसा भी ठीक बात नहीं है। खरपतवार निकालने का भी एक समय होता है, कब निकालना चाहिए। याद रखो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। खरपतवार को बहुत बड़ा होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब बड़ा होगा तब उखाड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब बच्चे रहेगा, नाबालिग रहेगा, तभी उखाड़ के फेंक दो। समझ में आया बात? जब तनिए हो गया तभी निकाल दो। उसे फूल और बीज बनने से पहले निकाल देना अच्छा है ना, ताकि फूल और बीज बनेगा और जगह फैलेगा, और जगह फैलेगा और ज्यादा होगा। इसीलिए जो उसको फूल, उसका फूल बनेगा, उसका बीज बनेगा, बीज आएगा उसमें या फूल आएगा, उससे पहले ही उसको उखाड़ दो बच्चे में, है ना। पुस्तक के अनुसार खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन और बीज बनने से पहले है। मतलब खरपतवार हटाने का जो सही समय है, उसका बीज बनने से पहले या फूल बनने से पहले उसको उखाड़ के क्या कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। देखो, अंकुरन अवस्था, छोटा पौधा जब रहता है खरपतवार। वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था में ऐसा होता है बड़ा हुआ पौधा। पुष्पन अवस्था, इसमें देखो ऐसा फूल हो जाता है ना, खरपत ऐसा देखा है तुम पौधा? देखा होगा, उजला उजला फूल लगा हुआ रहता है ना। हाँ, वही जो होता है वो तुम्हारा क्या है, खरपतवार है, जंगल है, हमें उसको उखाड़ना चाहिए। बीज बनने की अवस्था, इसमें बीज भी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बीज। अब बीज गिरने की अवस्था, बीज गिरने की अवस्था, बीज गिर रहे हैं। अब क्या होगा कि बीज जितना जहां पर गिरेगा उतना क्या होगा, और ज्यादा खरपतवार बढ़ेगा, है कि नहीं? इसीलिए उसमें फूल आएगा और फूल से बीज निकलेगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, काट के हटा देंगे उसको। समझ में आया? नहीं रहेगा तो बीज फैलवे नहीं करेगा। जब जब ये सूखेगा, इसका बीज क्या होगा, खेत में पूरा फैलने जाएगा, और जहां जहां इसका बीज जाएगा वहां वहां फिर से पौधा नया निकलेगा ना। इसीलिए उसको काट देंगे उससे पहले ही है। सबसे अच्छा समय पुष्पन, पुष्पन मतलब उसमें फूल आए या बीज बने, उससे पहले ही उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखो खरपतवार हटाने का देखो क्या समय है। पहला अवस्था ये है ना, पहला अवस्था में क्या हुआ, उसका बीज जो है अंकुरित हुआ, छोटा सा पौधा हुआ। अब दूसरा अवस्था मतलब वृद्धि हो, क्या बन गया, पौधा, इतना बड़ा बड़ा क्या हो गया, पौधा। अब तीसरा अवस्था में क्या होगा, उसमें फूल आएगा। और चौथा अवस्था में क्या होगा, उसमें बीज आएगा। अब पांचवा अवस्था में वो सूख जाएगा। तो पहला और दूसरा अवस्था जैसे ही हुआ तखनी काट देना चाहिए। तीसरा चौथा पांचवा अवस्था तक इंतजार हम नहीं करेंगे, दूसरे अवस्था में हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो कहा जाता है, सवाल पूछा जाएगा तुम लोग से, खरपतवार हटाने का सबसे उत्तम समय क्या है, ठीक ना। पौधे में जो है फूल और बीज आने से पहले जो है, खरपतवार में फूल और बीज आने से पहले उसको जो है काट करके उखाड़ के क्या कर देना चाहिए, फेंक देना। समझ में आ गया बात? आगे हम लोग देखते हैं क्यों ऐसा क्यों करेंगे। अब यहाँ पे समझो क्यों, क्योंकि अगर खरपतवार में बीज बन गए, यहां समझाया गया है। ए आलू, ध्यान दे, गाली दे रहा है, तब क्या ना करता है, उतने दूर से मार रहा है तुमको। अच्छा ये कलुआ, अरे कालू, यहाँ देखो तुम मार खाता का है रे, कैमरा घुमा दे उधर, और जूम करके दिखाएंगे वीडियो में, गौर से देखिए आलू को। ये वही आलू है जो किसी सब्जी के साथ चक्कर चला लेता है। ये बैगन, चलो देखो एक एक ढारे तो बचा के रखो रहा।
देखो इधर, यहाँ पे देखो, अब यहाँ सवाल ये है कि हम पौधा को जो है बीज और फूल उगने से पहले हम क्यों उखाड़ के फेंक देंगे, क्यों काट के फेंक देंगे, पौधा नहीं खरपतवार को, है ना, क्यों, क्योंकि देखो अगर खरपतवार में बीज बन गया है ना, एक खरपतवार बहुत सारा बीज, अलग अलग अगले साल क्या हो जाएगा, बहुत सारा खरपतवार हो जाएगा। अभी तो एक खरपतवार है, उसमें फूल हुआ, फूल से बीज आया, अब बीज जो है सूख जाएगा, क्या होगा, बहुत सारा खेत में फैल जाएगा। तो यहाँ पर एक को काट देना अच्छा है कि आगे जाकर बहुत ज्यादा होने की इंतजार करना अच्छा है? इसीलिए जो है बीज आने से पहले इसको उखाड़ कर फेंक दो, है ना, अगले साल जो नहीं तो होगा क्या, जो बहुत सारा खरपतवार आ जाएगा। इसलिए इसलिए किसान सोचता है खरपतवार को बड़ा होने और बीज बनने से पहले क्या कर दो, काट के हटा दो। समझ में आया? आगे अब देखो, अब तरीका जो है तुम्हारा, अब सुनो, वो तो तरीका हम तुमको बता दिए कि हाथ से उखाड़ देंगे, हैरो द्वारा उखाड़ देंगे, खुरपी से उखाड़ देंगे, है कि नहीं, कुदाल से हटा देंगे, खरपतवार को ऐसे हटा सकते हैं। अब जो होता है कुछ केमिकल भी होता है, कुछ रसायन भी होता है, जिसके माध्यम से जो है हम खरपतवार का जो है खरपतवार को हटा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं खरपतवार नाशी। केमिकल होता है, समझे, केमिकल डाल करके भी देखता होगा, पीछे में जो होता है एक डब्बा टांग लेता है किसान, खेत में जो है छिड़काव करते रहता है ना, तो काहे करता है, खरपतवार के लिए करता है, कीड़ा के लिए करता है, कीड़ा जो फसल में लग जाता है उसके लिए करता है। समझ में आया? देखो ऐसे, है ना, ऐसे करता है। समझ में आया? ये लड़की इधर देखो, देखो यहां समझते हैं खरपतवार नाशी क्या होता है। क्वेश्चन है खरपतवार नाशी क्या होता है। देखो मान लीजिए खेत बहुत बड़ा है ना, खेत जो है बहुत बड़ा है, हजारों खरपतवार है, क्या किसान हर पौधे को हाथ से उखाड़ पाएगा? क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इन रसायनों को कहते हैं खरपतवार नाशी। अब उतना उतना खरपतवार रहेगा, किसान अगर मान लो उसको हाथ से उखाड़ेगा तो बहुत समय लग जाएगा, है कि नहीं, बहुत खर्चा होगा, जितना फसल नहीं हो उससे ज्यादा खर्चे, लेबर चार्ज लग जाएगा, है कि नहीं है। इसीलिए जो होता है कुछ केमिकल होता है, कुछ रसायन होता है, जिसका छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होगा, जो तुम्हारा जो फसल है ना उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो खरपतवार है उसका नुकसान हो जाएगा, वो मर जाता है, जो जंगल उंगल होता है वो मर जाता है। समझ में आ रहा है ना बात, है ना, उसको छिड़काव किया जाता है। और उसी रसायन जो होता है वही रसायन को कहा जाता है कौन सी, खरपतवार नाशी, है ना, केमिकल को खरपतवार नाशी कहते हैं। देखो एगो जो खरपतवार नाशी है उसका नाम है D24। क्या है? D24। तुम जाएगा ना किसान वाला जहां पे बीज उज मिलता है दुकान में, उसको कहेगा D24 का डिब्बा दीजिए, वो दे देगा। और वही डिब्बा को जो होता है इसमें डाल करके, पानी में मिला करके, है ना, पानी में मिला करके इसमें डाल करके ऐसे करके छिड़कता है पूरा। समझ में आया बात? हाँ, पुस्तक में D24 को खरपतवार नाशी का उदाहरण बताया गया है ना, D24D, सॉरी D24 बोलते हैं, 24D। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, D24D क्या है, ठीक ना, खरपतवार नाशी। सीधा बोलेंगे कि खरपतवार नाशी है 24D। समझ में आ गया बात? आगे देखते हैं। देखो सुनो यहाँ बात, आगे लिखा हुआ खरपतवार को बड़ा होने देना हानिकारक है। देखो छोटा खरपतवार, फूल और बीज बनने लगे, बहुत सारे बीज बन गए, और अगला साल क्या होता है बताइए ना, दिए हैं, बहुत सारा हो गया। खरपतवार नाशी के उपयोग का प्रभाव, पहले उपयोग से पहले देखो कितना जंगल है इसमें, है ना, आज जब उसको छीट दिए क्या हो गया, जंगल जो है खत्म हो गया। क्या हो गया? जंगल का मतलब खरपतवार क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया बात? इसलिए खरपतवार को बड़ा होने और बीज बनने से पहले क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। देखो खरपतवार नाशी का उचित मात्रा में और सही समय पर उपयोग फसल की अच्छी वृद्धि और अधिक उपज में मदद करता है। अब 2D4 जो है ना, उसका जो है सही मात्रा में उपयोग करना भी जरूरी है। इन्हें की बहुत तेज छीट देंगे, जब ज्यादा छीटेंगे तो फसल भी प्रभावित हो जाएगा। समझ में आया बात? एक लिमिटेड मात्रा में छीटा जाता है 2D4 मतलब खरपतवार नाशी, है ना, 24D जो होता है। 2D4 बार बार बोल रहे हैं। आगे देखो, आगे खरपतवार नाशी क्या है, खरपतवार नाशी है क्या ये समझो। इसे ऐसे समझिए, खेत में देखो क्या है, फसल,
अब बीच में क्या आ गया है फसल के साथ में? खरपतवार। खरपतवारनाशी का उपयोग खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो खरपतवार आ गया है अनचाहा पौधा, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको बढ़ने से रोकने के लिए उसका उपयोग क्या करता है? किया जाता है। समझ में आया बात? आगे देखते हैं छिड़काव। छिड़काव से पहले देखो फसल में, फसल के साथ क्या है? देखो यहाँ खरपतवार है, पूरा खरपतवार है ना, है ना। पानी में आवश्यक मात्रा में क्या करते हैं? उसको मिला देते हैं। पानी में जो है जितना जरूरी है उतना खरपतवारनाशी जो है क्या करेंगे? मिला देंगे, है ना। और उसके बाद ऐसे करके जो है इसको क्या करेंगे? खेत में छिड़क देंगे। क्या करेंगे? छिड़क देंगे। उससे क्या होगा? फसल सुरक्षित होगा और खरपतवार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बात? इस तरह से जो छिड़काव किया जाता है। मिश्रण को स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़के। जो मिश्रण है, मिश्रण का मतलब जो पानी और 2,4-D को जो मिलाए हैं उसका जो मिश्रण है उसको इसके मदद से स्प्रेयर की सहायता से, ये इसको कहते हैं स्प्रेयर, इसके सहायता जो है छिड़का जाता है। समझ में आ गया बात? आगे देखो खरपतवारनाशी का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे मन तैसे एक गिलास निकाल करके पी नहीं जानना है कि नहीं है, उसको जो है सावधानी से किया जाता है। यह बहुत जरूरी बात है। खरपतवारनाशी केवल खरपतवार के लिए ही चिंता का विषय नहीं है। मतलब खरपतवारनाशी जो है सिर्फ खरपतवार को ही हानि नहीं पहुंचाता है। समझ में आया? वो इंसान को भी हानि पहुंचाता है खरपतवारनाशी। समझ में आ रहा है ना बात? अगर इसे छिड़कने वाला व्यक्ति सावधानी नहीं रखता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर वो सही तरीका से जो उसको नहीं छीटेगा, है ना, उसको स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, बीमार भी पड़ सकता है वो। इसलिए इसके प्रयोग के समय सावधानी बरतनी चाहिए। मुंह तथा नाक को कपड़े से ढकना चाहिए। समझ में आया बात? तब छिड़कना चाहिए। देखो मुंह पर जो है नाक को कपड़े से ढक ले, जूते पहन ले, दस्ताने पहन ले, बाजू के कपड़े पहन ले, मतलब बाजू वाला जो है कपड़ा पहन ले, है ना। स्किन पर जब पड़ेगा तो स्किन को क्या करता है? स्किन में खराबी करता है। स्वास्थ्य अगर नाक में जाएगा, उसका सुगंध जो है नाक में जाएगा, है ना, स्मेल, तो शरीर के लिए भी हानिकारक है। समझ में आ रहा है बात? आगे देखते हैं आसान उदाहरण। जैसे घर में कोई तेज रसायन इस्तेमाल करते समय हम सावधानी रखते हैं ना, कोई घर में अगर कोई उतना हार्ड अगर केमिकल है उसका उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? सावधानी से करते हैं ना। तो उसी तरह खरपतवारनाशी को भी जो होता है सावधानी से खेत में छिड़कना चाहिए, है ना। वैसे ही खेत में रसायनों के छिड़काव के समय भी सावधानी जरूरी है। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, अब सुनो, अब ये खरपतवारनाशी बता दिए है ना। अब अगला जो क्लास होगा, अब इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे आगे फसल तैयार हो गया है, ठीक ना। अब फसल तैयार हो गया है, सुनो, अब फसल तैयार हो गया तो फसल को क्या किया जाएगा? काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा? है, फसल काटा जाएगा। तो इसीलिए जो है अब अगला जो टॉपिक है वो है कटाई। क्या है? कटाई। अब हमको लगता है कि एक और वीडियो बनेगा, है ना, एक क्लास और होगा, ये चैप्टर जो है तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे अच्छा से। 100 ऑब्जेक्टिव इसका है, वो ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है या नेक्स्ट क्लास जो है तुम लोग का अगला शुक्रवार को होगा। समझ में आ रहा है ना बात? क्या छुट्टी रहेगा? तुम लोग का छुट्टी नहीं होगा, तुम लोग आ जाना क्लास, शाम में ले लेंगे। क्या तो रक्षाबंधन में पैसा लेना ही लेना है ना, छोड़ना नहीं है। चलिए ठीक है, तब यहीं पे छोड़ते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। धन्यवाद।